आज हम मैथ 11 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 12 में एमसीक्यूज करेंगे जो पास पेपर्स 2015 से 2019 के दरमियान पंजाब के डिफरेंट बोर्ड्स में और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के डिफरेंट बोर्ड्स में पूछे गए हैं। इन एमसीक्यूज को हम 3 पार्ट्स में करेंगे। आज पहला पार्ट करने लगे हैं। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें रिवाइज कर देता हूं मैं कि स्टैंडर्ड नोटेशन ट्राइंगल की क्या होती है। स्टैंडर्ड नोटेशन में हम ट्राइंगल के जो वर्सेस हैं उन्हें ए, बी और सी नाम देते हैं। ए वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल को अल्फा का नाम देते हैं, बी वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल को बीटा का नाम देते हैं, सी वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल को गैमा का नाम देते हैं। ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड को स्मॉल ए कहते हैं, बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं और वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। हमें मालूम है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। आप गेस कर सकते हैं कि अगर कोई एंगल बड़ा हो, फर्ज करें इस एंगल को बड़ा कर दिया जाए तो इसके अपोजिट साइड भी बड़ी हो जाएगी। कोई एंगल छोटा कर दिया जाए तो उसके अपोजिट साइड भी छोटी हो जाएगी। तो याद रखना है कि किसी भी ट्राइंगल में जो एंगल लार्जेस्ट होगा उसके अपोजिट साइड भी लार्जेस्ट होगी। लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट साइड लार्जेस्ट होगी। अपोजिट एंगल जो होगा लार्जेस्ट साइड के वो एंगल भी लार्जेस्ट होगा और अगर एंगल लार्जेस्ट होगा तो उसके अपोजिट साइड भी लार्जेस्ट होगी। इसी तरह से जो एंगल स्मॉलेस्ट होगा उसके सामने वाली साइड भी स्मॉलेस्ट होगी और वाइस वर्सा। इन बातों को जहन में रखना है। फर्ज करें आपको एक ट्राइंगल के बारे में ये इंफॉर्मेशन दी जाए कि उसमें अल्फा एंगल जो है वो 50 डिग्री है, बीटा एंगल जो है वो 50 डिग्री है और जो गैमा एंगल है वो 80 डिग्री है और आपसे कहे कि बताएं इसमें कौन सी साइड लार्जेस्ट है, ए, बी या सी। तो आप देख सकते हैं एंगल गैमा चूंकि लार्जेस्ट एंगल है तो इसके सामने वाली साइड सी जो है वो लार्जेस्ट होगी। अगर वो आपसे कहे कि क्या आप साइड ए और बी के बारे में कुछ बता सकते हैं तो यकीनन बता सकते हैं। एंगल अल्फा बीटा इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, ए और बी साइड्स इक्वल होंगी और अगर कोई एंगल स्मॉलेस्ट होगा तो उसके अपोजिट साइड भी स्मॉलेस्ट होगी। इन बातों का हम यूज करेंगे। इसके अलावा अगर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल सॉल्व करनी हो, किसी भी ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब है कि उसमें 3 एंगल्स और 3 साइड जो हैं वो मालूम कर ली जाए। यानी टोटल ट्राइंगल में एलिमेंट 6 हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, वो 6 के 6 एलिमेंट्स हमें मालूम हो जाएं। कॉमनली हमें 3 एलिमेंट्स दे दिए जाते हैं और 3 एलिमेंट्स हमने मालूम करने होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करने लगे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो और यूजुअल नोटेशंस में हम वो एंगल 90 वाला गैमा एंगल लेते हैं। ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें मैंने गैमा एंगल को 90 डिग्री का लिया है। ये यूजुअल नोटेशंस के साथ ऐसे ही होता है। ए और बी वाले एंगल 90 डिग्री के नहीं है। जो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं और बाकी 2 साइड्स में से एक को बेस, एक को परपेंडिकुलर या एक को एडजेसेंट और एक को अपोजिट साइड कहते हैं। कौन कौन से फार्मूलाई हम यूज कर सकते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए? उनमें से एक पाइथागोरस थ्योरम है जिसे हम यूज कर सकते हैं जो क्या कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और इन यूजुअल नोटेशंस के साथ हमारे पास जो c है वो हाइपोटेनस है तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इन a और b पे जो एंगल्स बन रहे हैं उनका साइन, कॉस या टेंजेंट यूज कर सकते हैं। अगर मैं इस एंगल को थीटा कहूं तो साइन थीटा होगा इस थीटा के अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेनस, कॉस थीटा होगा इस थीटा के एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस और टेन थीटा होगा इस थीटा के अपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। अगर एंगल थीटा इसको कहा जाए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली इधर अपोजिट साइड हो जाएगी और ये एडजेसेंट साइड हो जाएगी। थीटा की दफा जब मैं कह रहा हूं एडजेसेंट साइड तो आप
हो सकता है सोच रहे हो कि थीटा के एडजेसेंट साइड इस वक्त सी भी है और बी भी है। सी को हम एडजेसेंट साइड के तौर पे कंसिडर नहीं करेंगे। सी हमारे पास हमेशा यहाँ पर स्टैंडर्ड नोटेशन में हाइपोटेनस है। सी के अलावा बाकी दो साइडों में से एक को एडजेसेंट साइड और एक को अपोजिट साइड कहेंगे। इसको मैंने थीटा कहा है तो इसके अपोजिट साइड ए है और इसके एडजेसेंट साइड बी है। अगर मैं वर्टेक्स बी पे बनने वाले एंगल को थीटा कह लूं तो उसके अपोजिट साइड बी हो जाएगी और एडजेसेंट साइड ए हो जाएगी। ये लॉज हैं जिनको हम यूज करेंगे और किसी भी ट्राइंगल को इनकी मदद से सॉल्व किया जा सकता है। एक और बात याद रहे, हमें मालूम है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर एक एंगल 90 है तो बाकी दो जो एंगल हैं वो 90 से लेस होंगे, यानी यूजुअल नोटेशन में अल्फा और बीटा 0 और 90 के दरमियान होंगे। और गैमा हमें कंफर्म है कि 90 है, तो आप जनरली कह सकते हैं कि अल्फा बीटा गैमा हमेशा 0 और 90 के दरमियान होंगे। गैमा 90 भी हो सकता है, 90 के इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में 90 से बड़ा एंगल कभी भी नहीं बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल में लार्जेस्ट एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। अगर हमने यूजुअल नोटेशन में गैमा को 90 डिग्री कह दिया है तो फिर बाकी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए कॉमनली हमें दो तरह के एंगल्स का इस्तेमाल करना होता है, दो तरह के एंगल्स का जिक्र आता है। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर फर्ज करें वो हमारे पास कोई ऑब्जर्वर है, जिस भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से हम एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन की बात करेंगे, उस ओ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। ओ हमारे पास ऑब्जर्वर है, ओ ए मैंने बना ली है हॉरिजॉन्टल लाइन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होगा? अगर फर्ज करें इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एक पॉइंट बी ऊपर है, ऑब्जर्वर ने जो ओ पे है बी की तरफ देखना है, ओ से बी की तरफ देखते हुए उसे अपनी आईज को रेज करना पड़ेगा। जब भी किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट की तरफ देखते हुए आपको आईज रेज करना पड़े तो उस पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है और जो व्यू वाली लाइन बन रही है उनके दरमियान बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। अगर हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर से पास करती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें। अगर कोई एक ऐसा पॉइंट है जो उस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है तो उसकी तरफ देखते हुए ऑब्जर्वर वाले पॉइंट से आपको आईज ऊपर को रेज करना पड़ेंगी। और जब भी आपको किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट की तरफ ऑब्जर्वेशन लेते हुए देखते हुए आईज रेज करना पड़े तो हॉरिजॉन्टल लाइन और उस व्यू लाइन की मदद से बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इस वक्त हमारे पास एंगल ए ओ बी जो है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। पॉइंट ओ से सी की तरफ अगर देखें, सी हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो पॉइंट है, इस तरफ को अगर आप देखेंगे तो आपको आईज को लोअर डाउन करना पड़ेगा। अगर आपको आईज को लोअर करना पड़ रहा है किसी पॉइंट की तरफ देखते हुए तो हॉरिजॉन्टल लाइन और व्यू लाइन से जो एंगल बनेगा हम उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको बता दिए क्या होते हैं। एक और बात यहाँ पे बता दूं, अगर फर्ज करें कि हमारे पास जो है एक ऑब्जर्वर बी पर मौजूद है और बी से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच की है। अब बी से ओ की तरफ देखते हुए आपको आईज लोअर करनी पड़ती हैं, तो यहाँ पे बी से ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो व्यू लाइन है इनके दरमियान ये बनने वाला जो एंगल है हम कहेंगे ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अगर ओ पे भी ऑब्जर्वर मौजूद है, बी पे भी ऑब्जर्वर मौजूद है, आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ओ पे ड्रा की, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बी पे ड्रा की, ये व्यू लाइन है। ओ से बी की तरफ देखें, आईज आपको आईज रेज करना पड़ती हैं, तो ये वाला एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन है। आप बी पे ऑब्जर्वर हैं, बी से ओ की तरफ देखते हैं तो आपको आईज लोअर करना पड़ती हैं, तो ये वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन है।
और ऐसे केस में ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में कॉमनली हमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की ज़रूरत पेश आती है। वो समटाइम्स एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज डायरेक्ट भी पूछ लेता है, और ये एक रिजल्ट भी याद रहे कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हैं वो इक्वल होते हैं। लॉ ऑफ कोसाइंस की बात कर लेते हैं। हमारे पास 3 लॉ ऑफ कोसाइंस हैं, किसी भी ट्राइंगल में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो या राइट एंगल ट्राइंगल ना हो। लॉ ऑफ कोसाइंस में जो फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइंस आपके सामने लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे ए स्क्वायर है, राइट साइड पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। जो कुछ बातें नोट करने वाली हैं जिनसे लॉ ऑफ कोसाइन याद रखना आसान हो जाता है। एक साइड पर साइड ए है, ए स्क्वायर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा है। दूसरी साइड पे बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का सम है, तो कॉस अल्फा के साथ बी और सी का ही प्रोडक्ट है। जब हमारे पास साइड बी स्क्वायर होगी तो एंगल बीटा होगा, राइट साइड पर साइड्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होंगी और ए और सी का ही प्रोडक्ट होगा कॉस बीटा के साथ। इसी तरह से जब साइड सी स्क्वायर होगी तो कॉस गैमा होगा, और दूसरी साइड पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कॉस गैमा के साथ ए और बी का ही प्रोडक्ट होगा। ये लॉ ऑफ कोसाइंस है जो किसी भी ट्राइंगल में यूज किए जा सकते हैं। अगर इस लॉ ऑफ कोसाइंस में हम अल्फा को 90 डिग्री ले लें, अल्फा को 90 डिग्री लेंगे तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। अल्फा 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। जब यहां पर अल्फा को आप 90 डिग्री पुट करें, cos 90 0 होता है, ये टर्म 0 हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ए के अपोजिट हाइपोटेनस है, ये एक बेस और एक परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो कौन सा थ्योरम है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। तो याद रहे लॉ ऑफ कोसाइंस में जब भी आप एंगल कोई एक ट्राइंगल का 90 डिग्री ले लेंगे तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगा। अगर अल्फा 90 डिग्री का एंगल है तो इस लॉ ऑफ कोसाइंस से पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है। अगर बीटा 90 डिग्री बन रहा है, फर्ज करें किसी ट्राइंगल में, तो यहाँ पे कॉस बीटा में बीटा 90 डिग्री लेने से बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है। और अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में गैमा 90 डिग्री है तो इस लॉ ऑफ कोसाइंस में गैमा को 90 डिग्री लेने से सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है। तो लॉ ऑफ कोसाइंस में किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई एक एंगल 90 का गिवन है तो वो इनमें से किसी एक में 90 डिग्री पुट करने से हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम बन जाया करता है। लॉ ऑफ कोसाइंस से पाइथागोरस थ्योरम बन जाता है अगर ट्राइंगल के अंदर कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो। लॉ ऑफ कोसाइंस को हमने रिवाइज कर लिया, कुछ और चीजें रिवाइज करते हैं। आज एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले वो है लॉ ऑफ साइंस। याद रख सकते हैं आप आसानी के साथ, बहुत सिमेट्री है, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। हमने ये जो नाम रखे हैं यूजुअल नोटेशन में, ये रखे भी इसीलिए हैं कि हमें चीज़ों को याद रखना ज़रा आसान हो जाए। साइड ए है तो एंगल अल्फा, साइड बी है तो एंगल बीटा, साइड सी है तो एंगल गैमा। ये लॉ ऑफ साइंस है, ये आपको याद रखना है। अलबत्ता एक बात आप और याद रख सकते हैं कि इसको साइन अल्फा ओवर ए, साइन बीटा ओवर बी और साइन गैमा ओवर सी भी लिखा जा सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। साइड्स ऊपर और एंगल्स के साइन नीचे लिखें या एंगल्स के साइन ऊपर और साइड्स नीचे लिखें, एक ही जैसी बात है। एक और बात भी आप याद रख सकते हैं कि 3 में से आप जिस वक्त मर्जी 2 साइड्स भी यूज कर सकते हैं। आप ए ओवर साइन अल्फा को बी ओवर साइन बीटा के इक्वल ले लें, एक ही बात है। आप ए ओवर साइन अल्फा को सी ओवर साइन गैमा के इक्वल ले लें, यानी लॉ ऑफ साइंस में 3 चीजें इक्वल हैं। आप जरूरत के मुताबिक किसी वक्त उनमें से 2 चीजों को इक्वल ले सकते हैं। आप चाहें तो बी ओवर साइन बीटा को सी ओवर साइन गैमा के इक्वल भी ले सकते हैं, या मैंने कहा
साइंस एंगल के ऊपर लिख लें और साइड्स नीचे लिख लें। लॉ ऑफ साइंस को ऐसे भी यूज किया जा सकता है। मैंने स्टार्ट में ये कहा था कि चैप्टर नंबर 12 के जो एमसीक्यूज हैं हम उनको 3 पार्ट्स में करेंगे। पहले कुछ एमसीक्यूज करते हैं पास पेपर्स के, अभी तक हमने जितनी चीजें रिवाइज की हैं इनकी मदद से। पहला एमसीक्यू कर रहे हैं, आपने याद रखना है कि जो नीचे लिखे हुए हैं ये बोर्ड्स लिखे हुए हैं कि कौन से बोर्ड में आया है, और साथ में ईयर लिखा है कि ये क्वेश्चन कौन से बोर्ड में कौन से ईयर में आया है। इससे आपको ज़रा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की याद रहेगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल नो एंगल इज ग्रेटर देन। राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी एंगल ग्रेटर नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई थी वो यहाँ लिख दी है। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल्स के ग्रेटर होने की बात हो रही है। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई थी कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, बाकी 2 एंगल 0 और 90 के इन बिटवीन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन की वर्डिंग के मुताबिक इन अ राइट एंगल ट्राइंगल नो एंगल इज ग्रेटर देन, कोई भी एंगल ग्रेटर नहीं है। मैक्सिमम एंगल राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा है? 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री से ग्रेटर कोई एंगल नहीं है। कौन सी ऑप्शन इस वक्त हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है? 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारी इस वक्त करेक्ट चॉइस है। जो नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है ये 2016 में भावलपुर में, मुल्तान में और डीजी खान में पूछा गया था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज। ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम, आपको बचपन से याद है कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मैंने आज भी रिवाइज करवाया है। पार्ट सी जो है वो हमारी करेक्ट चॉइस है। इस वक्त जो एमसीक्यू आपके सामने है उसमें कहा यह गया है कि ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है सच दैट मेजर एंगल अल्फा इज 90 डिग्री। इसमें एंगल अल्फा 90 डिग्री है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जो भी एंगल 90 डिग्री का होगा उसके सामने हाइपोटेनस होगा। देन विद यूजुअल नोटेशंस द ट्रू स्टेटमेंट इज। यूजुअल नोटेशंस के साथ इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट को देख के लगता यह है कि ये कोई पाइथागोरस थ्योरम की बात हो रही है। राइट एंगल ट्राइंगल है, अल्फा 90 डिग्री है। अल्फा के सामने वाली साइड का नाम क्या है? ए, यानी ए हमारा हाइपोटेनस होगा। और पाइथागोरस थ्योरम में ए स्क्वायर एक साइड पर होगा और बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर का सम दूसरी साइड पर होगा। बाकी 2 साइड्स यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल में। अगर अल्फा पे 90 डिग्री है, अब देखें ये इनमें से कौन सी ऑप्शन है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमारी जो चॉइस है, जो करेक्ट ऑप्शन है, वो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि डेरा गाजी खान में 2018 में पूछा गया था, उसमें गिवन ये है कि अल्फा 90 डिग्री है और लाफ कोसाइंस इज। मैंने आपको बताया है जब राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 का हो जाए तो लाफ कोसाइंस से पाइथागोरस थ्योरम बन जाता है। क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो अभी प्रीवियस था, अलबत्ता उसके पूछने का अंदाज थोड़ा सा चेंज हो गया है। अल्फा 90 डिग्री है। अल्फा 90 डिग्री है तो अल्फा के अपोजिट साइड ए जो है वो हमारा हाइपोटेनस होगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाएगा। बाकी 2 साइड्स स्टैंडर्ड नोटेशन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बिल्कुल सेम वही आंसर है जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में था। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इस दफा जो हमारी करेक्ट चॉइस है वो ऑप्शन बी करेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। ट्राइंगल में एंगल अल्फा 90 डिग्री का है, फिर पाइथागोरस थ्योरम ही बनाना है, अलबत्ता सिर्फ उसने लिखने का अंदाज चेंज कर लिया है। एक साइड जो कॉमनली हम लेफ्ट साइड पर लिखते हैं वो उसने इस दफ़ा सारी ऑप्शंस में राइट साइड पर लिखी हुई हैं। और अल्फा 90 है तो हाइपोटेनस हमारे पास ए है, यानी ए स्क्वायर इक्वल है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। लेकिन उसने हर ऑप्शन में जो अकेली साइड का स्क्वायर है वो राइट पर लिखा है, तो ए स्क्वायर मैंने राइट साइड पर लिख लिया। हाइपोटेनस इधर बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कौन सी ऑप्शन इस वक्त करेक्ट ऑप्शन है जी? देखें, जल्दी से डिसाइड करें। मिलती जुलती ऑप्शंस हैं,
जल्दी से ज़रूर डिसाइड करना है, लेकिन साथ साथ ख्याल भी रखना है कि कहीं जल्दी से गलत चीज़ पे सर्कल ना हो जाए। तो ऑप्शन ए जो है वो इस वक्त हमारी करेक्ट चॉइस है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एबीसी कोई सी ट्राइंगल है, गैमा 90 डिग्री का है। ऑप्शन देखकर फिर लग रहा है कि किसकी बात हो रही है, पाइथागोरस थ्योरम की बात हो रही है। गैमा के सामने सी स्क्वायर हमारा हाइपोटेनस है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर एक साइड पर होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे सी स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर ऐड हो रहा है, नहीं है। यहाँ पर सी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर ऐड हो रहा है, नहीं है। यहाँ तीनों साइड सम हो रही हैं, स्क्वायर्स के साथ एक ही साइड पर हैं। अगर मैं इस तीसरी साइड को लेफ्ट पर लेकर आऊँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम में दो स्क्वायर्स का सम एक तरफ है और कोई एक साइड का स्क्वायर दूसरी साइड पर है। अगर तीनों स्क्वायर्स को एक साइड पर इकट्ठा करेंगे तो दो सम और एक माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो तीनों साइड्स के स्क्वायर्स का सम है उसमें तीनों प्लस हैं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। इनमें से गैमा के सामने 90 डिग्री है, यानी सी स्क्वायर को अकेला होना चाहिए। सी स्क्वायर अकेला है कौन सी ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो हमारी इस वक्त करेक्ट चॉइस जो है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, ट्राइंगल एबीसी में इस दफा मेजर एंगल बीटा 90 डिग्री का है। मेजर एंगल बीटा 90 डिग्री का है तो बी स्क्वायर एक साइड पर होगा और दूसरी साइड पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। कौन सी ऑप्शन में बीटा स्क्वायर एक साइड पर है, ऑप्शन डी में और ऑप्शन बी में। लेकिन ऑप्शन डी में बी स्क्वायर एक साइड पर है, दूसरी साइड पर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो दूसरी साइड पर दोनों स्क्वायर्स का सम होना चाहिए। ऑप्शन बी में इधर बी स्क्वायर है, उधर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और इन ऑप्शन में बी स्क्वायर एक साइड पर है ही नहीं। तो कौन सी करेक्ट ऑप्शन हुई वाला, ऑप्शन बी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ऑप्शन बी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लाहौर बोर्ड में 2016 और डेरा गाजी खां बोर्ड में 2018 में पूछा गया था, उसमें कह ये रहा है कि किसी भी ट्राइंगल एबीसी में सी स्क्वायर इक्वल है। सी स्क्वायर किसके इक्वल है, और ऑप्शन देखकर लगता है कि लाफ कोसाइंस की बात कर रहा है। हमने 3 लाफ कोसाइंस सीखे थे, हमने 3 लाफ कोसाइंस लिखे थे, वो तीनों मैंने आपके सामने यहाँ दोबारा लिख दिए हैं। और अगर एक साइड पर सी स्क्वायर है तो दूसरी साइड पर हमारे पास क्या होगा, एक साइड पर ए स्क्वायर है तो दूसरी साइड पर बाकी दो साइड्स, बी स्क्वायर है तो दूसरी साइड पर बाकी दो साइड, सी स्क्वायर है तो बाकी दो साइड्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और -2ab, और सी है तो कॉस गैमा। सी स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कॉस गैमा के। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी में ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी कॉस गैमा माइनस के साथ, और यही हमारी इस वक्त करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो कि सरगोदा बोर्ड में 2019 में ग्रुप 1 में पूछा गया था, वो क्या है, इन एनी ट्राइंगल एबीसी विद यूजुअल नोटेशंस। किसी ट्राइंगल एबीसी में यूजुअल नोटेशंस के साथ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc कॉस अल्फा इक्वल है, किसके इक्वल है बताना है। इस रिजल्ट को देखते हुए लग रहा है कि लाफ कोसाइंस की बात कर रहा है। लाफ कोसाइंस आपके सामने मौजूद हैं। जिक्र है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc कॉस अल्फा। बी और सी 2bc और अल्फा दूसरी साइड पर इस अल्फा के अपोजिट साइड होगी, और अल्फा के अपोजिट साइड क्या होती है, ए, यानी ए स्क्वायर होगा। यहाँ पर ए स्क्वायर होगा। देख लें ए स्क्वायर किसके इक्वल है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc कॉस अल्फा, और ए स्क्वायर यहाँ पर कहाँ मौजूद है, ए स्क्वायर यहाँ पर चॉइस सी में मौजूद है। चॉइस सी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। चॉइस ए में वो कह रहा है डेल्टा, डेल्टा ट्राइंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ट्राइंगल का एरिया जो है वो इसके इक्वल नहीं होता, ये ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला नहीं है। वो कह रहा है ये सारा कुछ इक्वल है, 0 के हो सकता है, ये सारा कुछ 0 के इक्वल हो, क्या ख्याल है, नहीं हो सकता। अगर बात ट्राइंगल की कर रहा है तो इस साइड पर कोई साइड का स्क्वायर आएगा, और साइड का स्क्वायर कभी 0 नहीं हो सकता। ये सारा कुछ वो कह रहा है इक्वल है 1 के, हाँ हो सकता है ए साइड 1 हो और यहाँ पर 1 आ जाए, लेकिन
ये कोई श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी यहाँ पर सिर्फ ए की बात में है। जनरली हमें मालूम है यहाँ क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर आना चाहिए। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बीटा 90 डिग्री का हो तो द लाफ साइंस इज। बीटा 90 डिग्री का हो यानी लाफ को साइंस में एक एंगल उसने 90 डिग्री का लिख दिया है। मैंने आपको बताया था लाफ को साइंस में जब भी एक एंगल 90 डिग्री का इस्तेमाल करें तो उससे पाइथागोरस थ्योरम बन जाता है। यहाँ वो क्या कह रहा है कि बीटा 90 डिग्री हो तो लाफ को साइंस, लाफ साइंस है, लाफ को साइंस से कभी भी लाफ साइंस नहीं बनता। लाफ टेंजेंट्स है, लाफ टेंजेंट्स भी नहीं बनता। फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल लॉ जो ट्रिग्नोमेट्री का हमने सीखा था, कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के। नहीं, लाफ को साइंस से फंडामेंटल लॉ भी नहीं बनता। मैंने आपको बताया है लाफ को साइंस में जब भी एक एंगल 90 डिग्री का ले लिया जाए तो तीन में से किसी ना किसी एक लाफ को साइंस से पाइथागोरस थ्योरम बन जाता है। और ऑप्शन सी जो है वो इस वक्त हमारी करेक्ट ऑप्शन है। पाइथागोरस थ्योरम जो है ये हमारी करेक्ट चॉइस है। 2016 में डीजी खान लाहौर आज़ाद जम्मू और कश्मीर में पूछा गया क्वेश्चन, अगर ए बी सी साइड्स हैं ट्राइंगल की देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर 2ac किसके इक्वल है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देखते हुए लगता यह है कि लाफ कोसाइंस की बात है। इनमें से कौन सा लाफ कोसाइंस बन रहा है? देखें, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस के हैं और 2ac है। ए स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस के और 2ac हो तो इस ला में है। इस ला में अगर मैं बी स्क्वायर इधर ले आऊं और माइनस 2ac कॉस बीटा उधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा 2ac कॉस बीटा और राइट साइड पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर इसको 2ac से डिवाइड कर दें तो हमारे पास कॉस बीटा इक्वल आ रहा है ए स्क्वायर, तरतीब में अगर पहले माइनस बी स्क्वायर लिख लें प्लस सी स्क्वायर ओवर 2ac। और यही मौजूद है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर 2ac। कौन किसके इक्वल है? ये कॉज ऑफ बीटा के इक्वल है। और कॉज ऑफ बीटा हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो इस वक्त करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड। हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे वाले एंगल को क्या कहते हैं? राइट एंगल, ऑब्लिक एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन। कुछ याद आ रहा होगा आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन का और एंगल का जिक्र हो तो हमने दो तरह के एंगल्स पढ़े थे, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे वाले एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे वाले एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर वाले एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यहां उसने पूछा है एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड, तो कौन सा एंगल कहलाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन। और करेक्ट चॉइस जो है वो हमारी ऑप्शन सी करेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड। अभी हमने रिवाइज किया है, अभी हमने देखा है कि एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं। हमने कहा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे अबव वाला एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो हमारी राइट चॉइस करेक्ट चॉइस एंगल ऑफ एलिवेशन ऑप्शन डी हमारी करेक्ट चॉइस है। ऑब्लिक एंगल कोई सा भी एंगल होता है, कोई खास नाम नहीं होता। राइट एंगल हमें पता है 90 डिग्री का एंगल होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें मालूम है। हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे वाला जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अ ट्री ऑफ 8 मीटर हाई, एक ट्री है 8 मीटर हाई है, हैज द शैडो 8 मीटर और इसका शैडो 8 मीटर का है। देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट पे सन का एंगल ऑफ एलिवेशन। एक ट्री है हमारे पास, फर्ज करें जी ये ट्री है, इस ट्री की जो हाइट है वो 8 मीटर है। यहां कहीं अगर हमारे पास सन है तो इस साइड पे इसका शैडो बन रहा है और इसका जो शैडो है वो भी 8 मीटर का है।
मालूम क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट द मूवमेंट इज। इस मूवमेंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन सन का, सन ऊपर है, यहां कहीं हमारे पास ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर जो है आईज को रेज करके ऊपर की तरफ देख रहा है और ये बन रहा है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये हमने मालूम करना है। इस एंगल को अगर मैं थीटा कह लूं तो कैसे मालूम करेंगे? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुझे थीटा के अपोजिट साइड मालूम है, थीटा के एडजेसेंट साइड मालूम है, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो टेन थीटा अप्लाई करते हैं। टेन थीटा होगा अपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड, 8/8, ये कैंसिल होके 1 आ गया। और याद करें कौन से एंगल का टेंजेंट हल करें तो 1 आता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 45 डिग्री का टेंजेंट हल करने पे आंसर 1 आता है और 45 डिग्री हमारे पास जो करेक्ट चॉइस है वो ऑप्शन सी हमारी करेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन साहिवाल बोर्ड में आया था 2018 में, लाफ साइन इज। लाफ साइन क्या है? लाफ साइन आपको याद है, लाफ साइन क्या था? ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। और देख लें कौन सी करेक्ट चॉइस है यहाँ पर हमारी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट चॉइस है, ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी कहीं प्लस माइनस है, कहीं दरमियान में माइनस है, कहीं 3 जगह प्लस है, जबकि लाफ साइंस में ये तीनों एक्सप्रेशन ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन गैमा इक्वल होती हैं। अलबत्ता मैंने ये कहा था कि इनका रेसिप्रोकल लेकर भी इक्वल लिखा जा सकता है, इनमें से 3 की बजाय किसी 2 एक्सप्रेशंस को भी इक्वल लिखा जा सकता है। इस वक्त तीनों ही एक्सप्रेशन मौजूद हैं, लेकिन कहीं प्लस माइनस है और कहीं इक्वल है, तो करेक्ट चॉइस कौन सी है? ऑप्शन सी हमारी करेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर। ट्राइंगल की साइड्स के बारे में हमें बताया गया है। ट्राइंगल की साइड ए जो है वो 4584 है, ट्राइंगल की साइड बी जो है वो 5140 है, ट्राइंगल की साइड सी जो है वो 3624 है। देन ग्रेटेस्ट एंगल विल बी। याद करें हमने कहा ये था कि एंगल बड़ा हो तो उसकी अपोजिट साइड भी बड़ी होती है, साइड बड़ी हो तो उसके अपोजिट एंगल भी बड़ा होता है। इन 3 साइड में से कौन सी साइड इस वक्त सबसे बड़ी है? साइड बी जो है वो इस वक्त सबसे बड़ी साइड है। इसके अपोजिट एंगल फिर क्या होगा? लार्जेस्ट एंगल होगा। और स्टैंडर्ड नोटेशन में साइड स्मॉल ए हो तो उसके अपोजिट एंगल कैपिटल ए होता है, साइड स्मॉल बी हो तो उसके अपोजिट एंगल कैपिटल बी होता है, साइड स्मॉल सी हो तो उसके अपोजिट एंगल गैमा होता है। साइड बी इसके अपोजिट एंगल बीटा हमारी करेक्ट चॉइस। कौन सी चॉइस होगी फिर? बीटा। बीटा ऑप्शन बी में मौजूद है, ऑप्शन बी हमारी करेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि गुजरांवाला बोर्ड में 2019 के ग्रुप 1 में आया था, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा इज कॉल्ड लॉ ऑफ। जी याद करें कौन सा लॉ है? मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया है, ये हमारे पास लॉ ऑफ साइंस है। तो ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन गैमा हमारे पास कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ साइंस है। लॉ ऑफ कोसाइंस में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर होते हैं। लॉ ऑफ टेंजेंट और लॉ ऑफ कोटेंजेंट के अंदर एस और स्क्वायर रूट वाली टर्म्स होती हैं, लेकिन यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं है। ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा सीधा सीधा सा लॉ ऑफ साइंस है। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट चॉइस है। आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं एमसीक्यूज पास्ट पेपर्स में आए हुए। मैंने कहा चैप्टर नंबर 12 को मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। मैंने कुछ थ्योरी रिवाइज की, उससे रिलेटेड जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में और फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में मजीद कुछ थ्योरी याद करवाऊंगा और उनके कॉरस्पॉन्डिंगली जो पास्ट ईयर्स में डिफरेंट पंजाब के बोर्ड्स में और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के बोर्ड में क्वेश्चंस आते रहे हैं एमसीक्यूज, वो एमसीक्यूज करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।